For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहां पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 24 रुपए खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीजा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीजा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीजा शुल्क माफ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीजा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You would remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month, and both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, till not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले।
इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज की, काम करने वालों के लिए, मंथली वेज जिनका 1 महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पे नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉइज हैं उनका नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का दोनों का 24% शेयर जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा जो 1,000 से ज्यादा के जहां पर एम्प्लॉइज हैं, जहां पर काम करने वाले 1,000 से ज्यादा हैं, वहां पर नौकरी करने वाले का 12% शेयर जो है उसको हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 902 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। 21.42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और 79,577 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इसका लाभ 18/6/2021 तक मिला। अब इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे इसको बढ़ाया गया है। 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसकी समय अवधि की गई है। The 7th of the 8 announcements on the relief, economic relief, pertains to something which was announced probably just a couple of days ago, that an additional amount of 14,775 crores, 14,775 crores is being provided for nutrient-based subsidy for the farmers. In fact, some of you all in the media have covered that the record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. 85,413 crores, and this is for the Rabi marketing season only. Now, the existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. The breakup of that is available. We will share it with you. But the additional amount is 14,775 crores. I'm not announcing it for the first time today, but the money which is being released now, and that is 14,775 crores. कृषि के क्षेत्र में रबी विपणन सीजन 2020-21 में जहां 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, उसके मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड रबी विपणन की खरीद हुई। सीजन अगर देखा जाए, रबी विपणन सीजन को देखा जाए तो उसमें 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि 2020-21 में 389.92 लाख 399.92 लाख खरीद हुई थी, 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी 2020-21 में। तो 21-22 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 432.48 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को इसके लिए 85,413 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको भी वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पर 27,500 करोड़ का भुगतान किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है।
पिछले वित्तीय वर्ष 27,500 करोड़ से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। अतिरिक्त राशि 14,775 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें से 9,125 करोड़ एडिशनल सब्सिडी जो है वो डीएपी के लिए है और 5,650 करोड़ रुपए की एडिशनल अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो एनपीके बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए है। The next one is just recalling something which the Prime Minister announced immediately after the lockdown was made last year, providing the poor with the food grains, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Last year, the scheme was providing grains and some pulses between March to November. Just for the records, because the poor of India should not go without a meal even one day during this pandemic.